नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, स्वराज्य आंदोलन ने राजनीतिक शून्यता की स्थिति को समाप्त करते हुए ब्रिटिश सरकार की नाकामी और उसके वास्तविक उद्देश्य को आमजन के सामने स्पष्ट कर दिया था। और यह स्पष्ट कर दिया था कि फिरंगी सरकार किसी भी परिस्थिति में भारतीयों को अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। स्वराज्यी कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए इस जुझारू माहौल में साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई, जो इस लेक्चर का मेन टॉपिक है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन का गठन किन आधारों पर हुआ। हम हर लिहाज से जानेंगे साइमन कमीशन का भारत आगमन व इस पर भारतीयों की प्रतिक्रिया को। हम जानेंगे इस कमीशन ने क्या सुझाव दिए और जानेंगे कि इस कमीशन का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। मित्रों, सबसे पहले अगर हम चर्चा करें साइमन कमीशन के गठन पर, जो हुआ 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। जैसा कि हम भलीभांति जानते हैं कि 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि इस कमीशन के मूल्यांकन के लिए 10 वर्षों के उपरांत एक शाही कमीशन का गठन किया जाएगा और यह शाही कमीशन जो सुझाव देगा, इन्हीं सुझावों को आधार बनाते हुए अगला अधिनियम पारित होगा। 1919 के अधिनियम के प्रावधान 1921 में लागू हुए और यदि यह आधार बनाया जाए कि 10 वर्षों के उपरांत शाही कमीशन आएगा, तो 1931 में इस कमीशन का गठन होना था। पर ऐसे क्या कारण रहे कि 4 वर्ष पहले ही यह कमीशन गठित हुआ और भारत आया? यदि ऐसे कारणों पर चर्चा करें तो गिने चुने कारण हैं। इस दौरान जो ब्रिटिश पीएम थे वो स्टैनली बेल्डविन थे और भारत सचिव थे बर्कनहेड। अनुदारवादी दल का शासन हुआ करता था। अब चुनाव होने थे 1929 में। उस दौरान जो ब्रिटिश समाज था वो इतना जागरूक था कि वहाँ के राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी काफ़ी प्रभावित किया करता था। तो अनुदारवादी दल ये चाहता था कि जो चुनाव होना है, इस चुनाव में उसी पार्टी को लाभ हो, इसलिए यह जो आयोग है इसे पहले ही गठित कर देना चाहिए, ताकि ब्रिटिश जनता ये समझे कि अनुदारवादी दल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और उपनिवेशों के प्रति उनकी कुछ वास्तविक नीति है। इसके अलावा स्वराज्य पार्टी एक आंदोलन चला रही थी, जिसके बदौलत असहयोग आंदोलन को विधानमंडल में खींच लिया गया था। इस आंदोलन को हम स्वराज्य आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा हम इससे पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। इस आंदोलन ने भी 1919 के अधिनियम की नाकामी को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था और यह स्पष्ट कर दिया था कि यह अधिनियम बिल्कुल निरर्थक है और भारतीय अब लायक हो चुके हैं कि उन्हें कुछ सुधार मुहैया कराए जाने चाहिए। इस दल ने पूरा निर्णय ले लिया था कि हम आयोग का गठन करेंगे। वायसराय इरविन उस दौरान भारत के थे। उनसे सुझाव मांगा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे। तो इरविन ने सुझाव दिया कि आप जो कमीशन का गठन कर रहे हैं उसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि भारतीयों को इस कमीशन में शामिल किया गया तो यह कमीशन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेगा। यह 7 सदस्यीय कमीशन था। इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉन साइमन थे, जो लिबरल पार्टी से थे। इसके अलावा 4 सदस्य कंजर्वेटिव पार्टी से थे, जिसको अनुदारवादी दल भी कहा जाता है, जबकि 2 सदस्य जो थे वो लेबर पार्टी से थे। 7 सदस्य अध्यक्ष समेत अंग्रेज थे। इसी वजह से इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। शाही कमीशन इस वजह से कहा जाता है कि इसका प्रावधान 1919 के अधिनियम में कर दिया गया था। चूँकि इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन, तो इसी आधार पर इस कमीशन को साइमन कमीशन भी कहा जाता है। इसके 4 कंजर्वेटिव सदस्यों में लॉसेन, एडवर्ड, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हॉवर्ड, जबकि 2 लेबर जो सदस्य थे वो थे क्लेमेंट एटली, जो स्वतंत्रता के दौरान ब्रिटिश पीएम भी थे। इसके अलावा हडसन इसके दूसरे सदस्य थे। इरविन के सुझावों पर ही एक अखिल भारतीय समिति तैयार की गई, जिसे भारत आगमन पर साइमन कमीशन का सहयोग करना था। इस समिति के अध्यक्ष थे सी शंकरन नायर, जिन्होंने कभी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। इस समिति के अन्य सदस्य थे आर्थर थ्रूमा,
राजा नवाब अली खान, सरदार शिवदेव सिंह उबेराय, नवाब जुल्फ़िकार अली खान, हरि सिंह गौर, अब्दुल्ला अल ममून सुहारवर्दी, कीका भाई प्रेमचंद और राव बहादुर MC राजा। जैसे ही साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई तो उसका प्रभाव तुरंत भारतीय राजनीति पर देखने को मिला। वो हम यह भी कर सकते हैं कि जिस आयोग को भारत के भविष्य का निर्धारण करना था उसमें एक भी भारतीय सदस्यों का नियुक्ति नहीं की गई थी। इससे भारतीयों का हृदय खिन्न हो उठा और यही इस कमीशन के विरोध का मुख्य और एकमात्र कारण नहीं। कांग्रेस ने आनन फानन में अधिवेशन की घोषणा की जो 1927 में मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता M. अंसारी ने की। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि इस कमीशन का प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार किया जाएगा। हम किसी भी रूप में इसका समर्थन नहीं करेंगे। किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई। मुस्लिम लीग में दो धड़े इस दौरान अस्तित्व में आए। मोहम्मद अली जिन्ना का एक धड़ा था या गुट था। यह कमीशन के बहिष्कार की नीति पर कांग्रेस का समर्थन कर रहा था और यह बिल्कुल इस बात में विश्वास रख रहा था कि इस कमीशन में भारतीय सदस्यों का अपॉइंटमेंट होना था जो नहीं हुआ है। ये भारतीयों का अपमान है, इसलिए हमें कमीशन का बहिष्कार करना चाहिए। जबकि एक सफ़ी गुट भी था जिसका नेतृत्व मोहम्मद सफ़ी कर रहे थे। इस गुट का एक कहना था कि हम यहाँ अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले, इसलिए हमें साइमन कमीशन का समर्थन करना चाहिए। अर्थात सफ़ी गुट कमीशन के साथ सहयोग करने का पक्षपाती था। देखिए, मुस्लिम लीग का सफ़ी गुट साइमन कमीशन का समर्थन कर रहा था। इसके अलावा भी कुछ ऐसी पार्टी थी, लोग थे जो साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे। जैसे कि पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी एक्टिव थी और दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी एक्टिव थी। ये दोनों ही साइमन कमीशन के समर्थन पर विचार कर रही थी और इन्होंने कमीशन का समर्थन भी किया। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी, जो इस दौरान डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को चला रहे थे, ये भी ये मानते थे कि हरिजनों के हितों की रक्षा के लिए साइमन कमीशन का समर्थन बेहद ज़रूरी है। जैसे ही यह साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई के तट पर पहुंचा तो यहाँ इसका व्यापक विरोध हुआ और इसे काले झंडे दिखाए गए। इस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित हुई और साइमन कमीशन जहाँ भी गया वहाँ हड़तालों से ही इसका स्वागत किया। जहाँ गया वहाँ साइमन कमीशन वापस जाओ या गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। उल्लेखनीय है कि यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा सबसे पहली बार दिया था और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये तो बात हुई बम्बई की। बम्बई के अलावा भी विभिन्न स्थानों पर साइमन कमीशन का जो बहिष्कार था वो जोरों शोरों पर था। लखनऊ में खलिक उज्जमा नाम के एक नेता हुआ करते थे। इन्होंने साइमन गो बैक को पतंगों पर लिखा और वो पतंगे इनके स्वागत में उड़ाई। गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू इस दौरान लखनऊ में थे। इन्होंने भी साइमन कमीशन का ज़बरदस्त विरोध किया और इनको डंडे भी पड़े। मद्रास में टी प्रकाशम ने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया और कलकत्ता में विरोध का नेतृत्व किया सुभाष चंद्र बोस जैसे जुझारू नेता ने। लाहौर में लाला लाजपत राय और नौजवान भारत जो संगठन था उसने साइमन कमीशन के विरोध का जोर शोर तरीके से नेतृत्व किया। इस दौरान विरोध करते हुए एक खड़ूस ब्रिटिश अधिकारी थे, अस्कॉट जिनका नाम था, उन्होंने भीड़ पर लाठीचार्ज का आदेश दिया जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए। इसी दौरान लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर लाठियों से जो प्रहार किया जा रहा है एक दिन ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगा। इस घटना में लाला लाजपत राय इतने जख्मी हो गए थे कि कुछ समय पश्चात 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे जब हम क्रांतिकारी गतिविधियों पर चर्चा करेंगे तो हम जानेंगे इसी स्कॉट को मारने के चक्कर में सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। जब चौतरफा साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो ऐसी स्थिति में भारत सचिव बर्कनहेड ने यह कहा
कि क्या कोई ऐसा भारतीय है जो ऐसा संविधान बना दे जिससे सभी भारतीय सहमत हों। अर्थात ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारतीयों को चुनौती दे रहे थे कि ऐसा संविधान बनाना नामुमकिन है जिससे सभी भारतीय सहमत हो जाएं। साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा है, भारतीयों के तो ये खून में ही है कि वो किसी अच्छी चीज़ का भी विरोध करते ही हैं। इसी चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया, जिसके बदौलत सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनकी परिणति हम नेहरू रिपोर्ट के रूप में देखते हैं, जो इससे अगला लेक्चर है। साइमन कमीशन 1928 और 1929 के बीच भारत में 2 बार आया। दोनों ही बार इसने विरोध प्रदर्शनों का सामना किया। हर बार इसे काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे सुनने को मिले। मई 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की लंदन में, जिन पर कालांतर में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। कुछ जो सुझाव हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आपको देख लेने चाहिए। इस कमीशन के प्रमुख सुझाव थे कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर देना चाहिए और उत्तरदायी सरकार गठित की जानी चाहिए। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि भारतीय इसके लिए तैयार नहीं है, अभी उचित समय नहीं आया है। केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, इसमें संघीय भावना हो तथा इसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएं। गवर्नर के पास प्रोविंस की शांति और सुरक्षा तथा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष अधिकार होने चाहिए। गवर्नर के पास यह अधिकार होने चाहिए कि यदि संविधान कार्य करने की स्थिति में नहीं है तो वह हस्तक्षेप से कार्य चला ले। मताधिकार का विस्तार किया जाना चाहिए और इसे 2.80% से बढ़ाकर 10 से 15% तक किया जाना चाहिए। इसके अलावा रक्षा बजट कम हो, इसलिए बर्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए और उसका एक अलग संविधान होना चाहिए। साइमन कमीशन का गठन हुआ। भारतीयों ने प्रत्येक स्तर पर इसका विरोध किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की रही। इस कमीशन ने अपने सुझाव भी दिए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस कमीशन ने राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव छोड़ा। देखिए, सबसे पहली बात कि साइमन कमीशन ने राष्ट्रवादियों के मध्य पूर्ण स्वराज्य के साथ साथ समाजवादी आधार पर सामाजिक आर्थिक सुधारों की मांग को और बढ़ा दिया, जो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर चुकी थी साम्यवादी आंदोलन के तहत। लाला लाजपत राय जैसे एक जुझारू प्रवृत्ति के क्रांतिकारी नेता की मृत्यु इसी बीच हुई, तो इसलिए हम देखते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गई। हम यह देखते हैं कि भारत सचिव बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि क्या कोई ऐसा संविधान बना सकता है जिससे सभी भारतीय सहमत हों। तो इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया था, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया था। तो हम यह देखते हैं कि इसी सम्मेलन की परिणति जब नेहरू रिपोर्ट के रूप में हुई तो यह भारतीयों द्वारा तैयार किया जा रहा पहला संविधान था। अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान के निर्माण की दिशा में प्रयास शुरू हो गए थे। वो प्रयास साइमन कमीशन की नियुक्ति के प्रभाव में ही शुरू हुए थे। मुझे आशा है कि इस लेक्चर ने आपके सारे कंसेप्ट और फैक्ट क्लियर कर दिए होंगे। अगर एक आध फैक्ट कोई बचा भी है, कंसेप्ट बचा भी है, तो इससे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप एक प्रश्न का उत्तर देना न भूलें, जो है साइमन कमीशन के विषय में क्या गलत है। विकल्प ए, इसका गठन 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए किया गया था। विकल्प बी, इसे शाही कमीशन या श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। यह विकल्प सी, यह कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। ये विकल्प डी, इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय शहीद हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।